ये न मित्रों, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध का बारूदी असर तो सिर्फ आसपास के देशों पर है, लेकिन इसके आर्थिक असर की चपेट में पूरी दुनिया है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई में भारी उथल पुथल मची हुई है। साथ ही खाने पीने के सामान पर भी संकट खड़ा हो गया है या फिर होने वाला है। युद्ध ने पूरे विश्व की और आपकी थाली कितनी महंगी कर दी है, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए तेल और गैस की सप्लाई का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है, कीमत में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है और ये समस्या कितनी तरह आगे से बढ़ती जा रही है। यानी मित्रों, मिडिल ईस्ट दुनिया में तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन युद्ध की वजह से इस सप्लाई पर दो तरफा असर पड़ रहा है। एक तरफ तो तेल और गैस के निर्यात का सबसे बड़ा समुद्री रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के हमलों ने तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठप कर दिया है। ईरान ने सबसे पहले सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनुरा को ड्रोन से उड़ा दिया। इसकी वजह से रिफाइनरी बंद करनी पड़ी, साथ ही ज्यादातर तेल का निर्यात भी बंद करना पड़ा। जब तक इसकी मरम्मत करके इसे फिर से चालू किया जाता है, तब तक एक और ड्रोन अटैक हो गया, यानी 3 दिनों में 2 बार सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। उधर कतर में गैस उत्पादन के सबसे बड़े प्लांट रास लफान पर भी ड्रोन हमला हुआ। इसके बाद एलएनजी प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। इस प्लांट से पूरी दुनिया में गैस की डिमांड का 5वां हिस्सा सप्लाई किया जाता है, यानी इसका बंद होना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की तरह ही है, क्योंकि उस रास्ते से भी दुनिया के कुल तेल और गैस के निर्यात का 5वां हिस्सा सप्लाई होता है। सऊदी अरब और कतर के बाद ईरान ने यूएई में फुजैरा ऑयल फील्ड पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद वहां आग लग गई और यहां कामकाज करना बंद करना पड़ा। यह मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कमर्शियल स्टोरेज है, जहां कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और जहाजों के लिए ईंधन स्टोर किया जाता है। इसके अलावा इराक, बहरीन और इजराइल में भी तेल और गैस के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर हुआ है। यहां भी प्रोडक्शन ठप है। सोचिए, एक तरफ दुनिया में तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में तेल और गैस का उत्पादन करने वाले कई बड़े देशों के प्लांट भी ठप हो गए हैं। इसलिए हम इसे दो तरफा संकट बता रहे हैं और इसकी चपेट में पूरी दुनिया है। यानी मित्रों, इसका असर भी दो तरफा हो रहा है। एक तरफ तो तेल और गैस के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से लोगों का बजट बिगड़ेगा। कई देशों में बजट बिगड़ना शुरू भी हो चुका है। वहीं दूसरा असर यह है कि दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट भी खड़ा हो गया है। अगर स्थिति जल्दी ठीक नहीं हुई तो अर्थव्यवस्था का पहिया थम सकता है और इसका असर सिर्फ दूसरे देशों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और हम पर भी इससे हम प्रभावित होंगे। सबसे पहले आपको तेल और गैस की महंगाई के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, युद्ध के शुरुआती 7 दिनों में कच्चे तेल के दाम में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई। जो कच्चा तेल युद्ध शुरू होने से पहले $70 प्रति बैरल था, वो आज के कारोबार में $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। आज एक ही दिन में 7% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं यूरोप में गैस की कीमत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस का दाम 85% तक बढ़ गया है। एशिया में गैस की कीमत में 45% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका में गैस का दाम 52% तक बढ़ गया है। सोचिए, एक हफ्ते में युद्ध का यह असर हुआ है। अमेरिका 14 हफ्तों तक युद्ध की तैयारी कर रहा है, तब क्या असर होगा वो आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी मित्रों, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल की कमी दूर करने के लिए उत्पादन 2 लाख बैरल रोजाना बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक हॉर्मूज स्ट्रेट बंद है तब तक यह अतिरिक्त सप्लाई बाजार तक नहीं पहुंच सकती। इस सब के बीच तेल की सप्लाई को लेकर कतर में एक बड़ी चेतावनी दी गई है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने कहा है कि अगर यह लड़ाई जारी रही तो कुछ ही हफ्तों में खाड़ी देशों का ऊर्जा निर्यात रुक जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2 से 3 हफ्तों में तेल की कीमत बढ़कर $150 प्रति बैरल तक हो जाएगी। कतर के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक नेचुरल गैस की कीमत युद्ध से पहले की तुलना में 4 गुना होगी। सोचिए, कच्चे तेल का दाम $85 पार करने के बाद दुनिया में हड़कंप है, और जब दाम $150 हो जाएगा तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यानी मित्रों, संकट सिर्फ तेल और गैस का ही नहीं है, बल्कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरी फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भी हॉर्मूज स्ट्रेट के जरिए ही होती है, और इस रास्ते से फर्टिलाइजर की सप्लाई तो तेल और गैस से भी ज्यादा होती है। तेल और गैस का 20% इस रास्ते से होकर गुजरता है, जबकि फर्टिलाइजर का 33% यानी 1/3 सप्लाई इसी रास्ते से होती है। इसका मतलब यह है कि फर्टिलाइजर की सप्लाई के लिए संकट तेल और गैस से भी बड़ा है। युद्ध शुरू होने से फर्टिलाइजर के 3 प्रमुख निर्यातकों यानी कतर, ईरान और सऊदी अरब का निर्यात एक साथ
रुक गया है। डीएनए मित्रों, फर्टिलाइजर की खपत के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2026 में भारत का फर्टिलाइजर आयात 18 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मिडिल ईस्ट से भारत 30% से ज्यादा फर्टिलाइजर का आयात करता है। एलएनजी की सप्लाई बंद होने से भारत में फर्टिलाइजर के घरेलू उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। अब अगर आयात बंद हो जाएगा तो खरीफ के सीजन में किसानों के सामने फर्टिलाइजर की दिक्कत होगी। इसकी वजह से भारत में फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। डीएनए मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत और दुनिया के दूसरे देशों में जहां तेल, गैस और फर्टिलाइजर की दिक्कत होगी, वहीं मिडिल ईस्ट में तो खाने पीने का भी संकट खड़ा हो जाएगा। खाड़ी के देश खाने के सामान की 80 से 90% जरूरत आयात से पूरे करते हैं। जैसे हमने अपने तेल की जरूरत का 80 से 90% हिस्सा हम आयात से पूरा करते हैं। मिडिल ईस्ट में खाने पीने के लिए जिन सामानों का आयात होता है, उनका 70% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। ऐसे में खाड़ी के देशों में खाने पीने की दिक्कत होने वाली है। अभी वहां कुछ महीनों के अनाज का भंडार है, लेकिन लंबे समय तक हॉर्मुज बंद रहने से यह समस्या बढ़ जाएगी। दिक्कत यूरोप को भी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर ऊर्जा की कीमत में बढ़ोतरी जारी रही तो यूरोप की अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर पहुंच जाएगी। यानी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस युद्ध का विनाशकारी प्रभाव होगा, जो महंगाई में बढ़ोतरी करेगा। यानी मित्रों, मिसाइल मिडिल ईस्ट के आसमान में चल रही है, लेकिन इसकी सीधी मार लोगों की थाली पर पड़ेगी। तेल और गैस से लदे जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आटा, दाल और चावल पर, इसकी वजह यह है कि तेल और फर्टिलाइजर की सप्लाई कम होने से खेत से लेकर उसे आपके घर तक पहुंचाने तक पर असर पड़ेगा। किसान की लागत बढ़ेगी तो इससे आटे का दाम भी बढ़ेगा। डीएनए मित्रों, इस युद्ध की वजह से आपकी थाली पर क्या असर पड़ेगा, यह भी आपको जानना चाहिए। हमने कीमत में मौजूद बढ़ोतरी के हिसाब से दुनिया के 4 देशों या क्षेत्रों में महंगाई के बारे में अनुमान लगाया है। सबसे पहले बात भारत की। भारत में खाद्य तेल 25% तक महंगा हो सकता है, जबकि गेहूं 16% और दाल 17% तक महंगी हो सकती है। रसोई गैस का दाम 15% तक बढ़ सकता है और ईंधन 14% तक महंगा हो सकता है। एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार महीने में 13,700 रुपए खाने पीने पर खर्च करता है। अब यह खर्च बढ़कर 15,800 रुपए तक चला जाएगा। इस तरह महीने में खाने पीने पर खर्च 2,100 रुपए यानी लगभग 15% बढ़ जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि सैलरी बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा थाली का खर्च बढ़ सकता है। अमेरिका की बात करें तो वहां खाद्य तेल 11%, गेहूं 10% और दाल 12% महंगी होगी। वहीं रसोई गैस 15% महंगी हो सकती है, जबकि ईंधन 16%। भारत की तुलना में अमेरिकी परिवार की आमदनी काफी ज्यादा है। इसकी वजह से खाने पर अमेरिकी परिवार का खर्च उसकी कुल आमदनी का केवल 7% है। अमेरिका में एक परिवार का खाने पर खर्च $504 है, जो युद्ध की वजह से बढ़कर $560 हो सकता है। यानी अमेरिका में थाली 11% महंगी हो जाएगी। यूरोप में खाद्य तेल 22%, गेहूं 13% और दाल 14% महंगी होगी, जबकि रसोई गैस 27% और ईंधन 14%। यूरोप के परिवार खाने पर महीने में लगभग 380 यूरो खर्च करते हैं। युद्ध के बाद यह खर्च बढ़कर 440 यूरो हो सकता है। यानी यूरोप की थाली 16% महंगी हो जाएगी। अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में खाद्य तेल 33%, गेहूं 22% और दाल 21% महंगी होगी। रसोई गैस का दाम 32%, जबकि ईंधन की कीमत 16% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में एक औसत परिवार महीने में 29,100 पाकिस्तानी रुपया खाने पर खर्च करता है। युद्ध के बोझ से यह खर्च बढ़कर 37,000 पाकिस्तानी रुपए तक चला जाएगा। यानी पाकिस्तान में थाली 27% महंगी हो जाएगी। यानी सबसे ज्यादा महंगाई की मार पाकिस्तान पर पड़ेगी। डीएनए मित्रों, कच्चे तेल और गैस की सप्लाई ठप होने का प्रभाव वैसे तो ज्यादातर देशों पर है, लेकिन दुनिया पर आने वाले किसी भी संकट की तरह इसका असर भी पाकिस्तान पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा है। वहां महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन उससे भी पहले सप्लाई ठप होते ही पाकिस्तान में तेल और गैस विलुप्त होने के कागार पर पहुंच गए हैं और वहां की आवाम सरकार को कोसने में जुटी हुई है। अब पाकिस्तान की हुकूमत ईंधन पर कोरोना जैसी पाबंदियां लगाकर लोगों के गुस्से को शांत करने में जुटी हुई है। शहबाज सरकार क्या क्या पाबंदियां लगाने जा रही है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने दिनों का तेल बचा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 28 दिन का डीजल, 10 दिन का कच्चा तेल और महज 15 दिन की एलपीजी बची है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पाकिस्तान को होने वाली तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। सरकार भले ही कह रही हो कि 28 दिन का डीजल बचा है, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 3 दिन से कोई सप्लाई ही नहीं मिली है। यानी तेल का भंडार खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान ने लोगों के लिए सप्लाई रोक दी है। ऐसे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 2-3 दिन में सभी पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 से 14 दिन का ही पेट्रोल डीजल का स्टॉक है। यानी शहबाज सरकार झूठ बोल रही है। डीएनए मित्रों, भारत की तरह पाकिस्तान भी लगभग 85% तेल का आयात करता है, लेकिन दोनों देशों में फर्क यह है कि भारत हॉर्मूज स्ट्रेट के जरिए जहां 50% तेल का आयात करता है, वहीं पाकिस्तान इस रूट से 80 से 90% तेल का आयात करता है। यानी भारत के आधे तेल आयात पर असर पड़ा है, जबकि पाकिस्तान का तेल आयात लगभग पूरी तरह ठप हो गया है। ऐसे में शहबाज शरीफ पाकिस्तान में फिर से वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की तैयारी में जुटे हैं। दफ्तरों में सिर्फ जरूरी स्टाफ को बुलाने और स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लास शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को राइड शेयरिंग यानी एक साथ मिलकर ऑफिस जाने की सलाह दी जा रही है, ताकि कम से कम फ्यूल खर्च हो। ईंधन की खपत में कटौती करने के अलावा उसका दाम बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान सरकार अब हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा करेगी। यानी पाकिस्तान के नागरिकों पर शहबाज मुनीर की जोड़ी सबसे बड़ा बोझ डालने वाली है, और वो भी हर हफ्ते। डीएनए मित्रों, तेल के संकट के बीच भी अमेरिका अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। जो अहंकार ट्रंप की भाषा में झलकता है, उनके मंत्रियों की भाषा भी वैसी ही है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए उसने 30 दिन की छूट दी है। अमेरिका के मुताबिक यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए किया गया। लेकिन डीएनए मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि भारत ने रूस से तेल की खरीद कभी बंद ही नहीं की थी। भारत अभी भी रूस से हर रोज 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदता है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक फरवरी में भारत ने रूस से रोज 1.04 मिलियन बैरल तेल खरीदा। इस तरह रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर अभी भी बना हुआ है। ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल की खरीद बंद करने का दबाव बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा।